हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में हम लोग वाटर के प्रॉपर्टीज और फिर सॉफ्ट हार्ड वाटर, काउज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर और हार्डनेस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसको हटाया जा सकता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डील किए। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हाइड्रोजन का ही, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ऐसा हाइड्रोजन परऑक्साइड सबसे पहले जो है डिटेक्ट किया गया था या डिस्कवर किया गया था J.L. थेनार्ड के द्वारा 1818 में। तो 1818 में सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाया गया J.L. थेनार्ड के द्वारा। और भी प्रिपरेशन के इसके मेथड्स हैं। तो प्रिपरेशन की बात करें हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का, सबसे पहला इसमें है बाय मर्क्स प्रोसेस। बाय मर्क्स प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि सोडियम परऑक्साइड होता है, दिस इज सोडियम परऑक्साइड, और इस सोडियम परऑक्साइड को मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। और यह जो सल्फ्यूरिक एसिड है बड़ा आइस कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बल्कि डाइल्यूट, और वो भी आइस कोल्ड बोल रहा है, इसका मतलब कि टेम्परेचर इसका कम होगा काफ़ी। तो सिंपल सा रिएक्शन होता है, या H2O2 का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस सोडियम सल्फेट। चूँकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि H2SO4 के साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या किया जाता है कि जब इसको और ज़्यादा कूल किया जाता है तो कूल करने से यहाँ से सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है यहाँ बच जाएगा। तो क्या बोले, सोडियम परऑक्साइड को ट्रीट करवाए या उसको मिलाया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के आइस कोल्ड सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है सोडियम सल्फेट। इस सॉल्यूशन को और ज़्यादा कूल किया जाता है फिर से, तो डाइल्यूट है मतलब बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हम, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट के साथ जा कर के जुड़ते हैं और सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का क्रिस्टल्स बन जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है समझो, और फिर क्रिस्टल को वहाँ से सेपरेट कर दोगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बच जाएगा, या हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस तरह से क्या हो जाना है फॉर्मेशन। उसके बाद फिर वही थेनार्ड मेथड, जिन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड को खोजा, थेनार्ड मेथड। ये भी कुछ वैसा ही रिएक्शन किए, लेकिन इन्होंने लिया बेरियम परऑक्साइड, दिस इज बेरियम परऑक्साइड, और बेरियम परऑक्साइड के साथ 8 मॉलिक्यूल H2O का जुड़ा होता है, सॉलिड क्रिस्टल है। इसको फिर से वही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया गया, एक्वस। तो सेम रिएक्शन हुआ, H2O2 का फॉर्मेशन प्लस बेरियम सल्फेट जो कि प्रिसिपिटेट के रूप में होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, प्लस 8H2O ऐसा। तो यह जो प्रिसिपिटेट बना बेरियम सल्फेट का, ये तो नीचे बैठ जाएगा बर्तन में ना, तो इसको फिल्टरेशन से अलग कर देंगे छान करके। बचा वाटर, तो हीट करेंगे तो यह वाटर का मॉलिक्यूल इवापोरेट कर जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ऑलमोस्ट प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दोनों लगभग एक ही जैसा है। यहाँ सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाए तो सिंपली इस मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो गया हाइड्रोजन के द्वारा ऐसा, और यहाँ बेरियम परऑक्साइड का करवाए तो यहाँ बेरियम का डिस्प्लेसमेंट हो गया हाइड्रोजन के द्वारा।
जो सॉल्यूशन बने तो यहाँ जो साइड प्रोडक्ट था सोडियम सल्फेट, इसको क्रिस्टलाइजेशन करके अलग किए, और यहाँ तो बेरियम सल्फेट डायरेक्ट प्रिसिपिटेट बन जाता है। बेरियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, प्रिसिपिटेट बन जाएगा, तो इसको भी फिल्टर करके यहाँ से हटा दोगे छान करके, और फिर हीट करोगे तो H2O इवापोरेट होकर के उड़ जाएगा वहाँ से। मतलब रिएक्शन को यदि प्रैक्टिकली आप करोगे तो ऐसे करोगे ना, एक बर्तन में क्या करोगे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लोगे और उसमें जो है बेरियम परऑक्साइड, ये जो क्रिस्टल है उसको मिला दोगे उसमें, और जब उसको उसमें मिला दोगे तो यह पूरा रिएक्शन होएगा, तो ई लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ई लिक्विड रहेगा, ये प्रिसिपिटेट होगा, नीचे बर्तन के बॉटम में बैठ जाएगा। छान दो, तो छान देने से क्या होगा कि या तो छन जाएगा, सॉलिड पार्टिकल है, फिर ई दोनों बच जाएगा। तो ई दोनों का मिक्सचर बच गया तो उसको हीट कर दो, तो हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से इवापोरेट कर जाएगा और बच जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये दो मेथड्स, एक मर्क्स प्रोसेस, दूसरा थिनार्ड मेथड, और दोनों लगभग एक ही जैसा है। एक में सोडियम परऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से हीट किया जा रहा है और दूसरे में जो है बेरियम परऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से हीट किया जा रहा है। बनना दोनों में हाइड्रोजन परऑक्साइड ही है और यह ऑलमोस्ट एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का है, जिसमें से मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। अब हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहा है कि जो प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, प्योर H2O2, या एक थिक कहने का मतलब हुआ कि विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, थिक सिरपी लिक्विड है, सिरप जैसे होते हैं उस प्रकार से थिक सिरपी लिक्विड, हल्का ब्लू कलर होता है, पेल ब्लू कलर, हल्का ब्लू कलर का। देखते होंगे कि किसी पर्सन का कहीं घाव वगैरह हो गया तो वहाँ लोग ब्लू ब्लू इंक के जैसा लगाते हैं, ऑब्जर्व किए होंगे कभी। तो वह जो होता है ब्लू कलर का केमिकल, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो वही बोल रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक थिक सिरपी लिक्विड है, थिक मतलब ज़्यादा गाढ़ा होता है, सिरपी लिक्विड मतलब वही हुआ विस्कोसिटी अधिक है, फ्लूइडिटी कम होगा, इसका हल्का ब्लू कलर का होना है। उसके बाद वही बात बता रहा है कि मोर विस्कस एंड लेस वोलाटाइल देन वाटर। वाटर से ज़्यादा विस्कस है, विस्कस माने वही हुआ ज़्यादा गाढ़ा है, पानी जितना पतला नहीं होता है, और जब ज़्यादा गाढ़ा है मतलब मॉलिक्यूल इसके काफ़ी नज़दीक हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो वोलेटिलिटी कम होगा, मतलब जल्दी वेपर में नहीं बदलेगा। वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड दोनों को एक साथ हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल पहले इवापोरेट करेंगे, मतलब ये ज़्यादा वोलाटाइल नेचर के हुए। डेंसिटी से पता चल जा रहा है सारा बात। जो डेंसिटी है हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वाटर का होता है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर के तुलना में लगभग 1.5 गुना ज़्यादा इसका डेंसिटी हुआ ना। उसके बाद विस्कोसिटी का वैल्यू भी अधिक है, विस्कोसिटी 1.245 सेंटीपॉइंट। वाटर का कितना था? 1 से भी कम था विस्कोसिटी, 0.8 करके था कुछ। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है इसका, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कम है 70.7, वाटर का 78.5 था। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 272.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई 423 केल्विन।
वाटर से तकरीबन 50 डिग्री जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका अधिक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हुए कि प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड एक गाढ़ा सिरपी लिक्विड है, हल्का ब्लू कलर का होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा है इसलिए कम वोलाटाइल है, डेंसिटी भी इसका वाटर से कहीं ज़्यादा है, विस्कोसिटी का वैल्यू भी लिखा हुआ है जो बता रहा है कि ज़्यादा है इसका विस्कोसिटी वाटर से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वाटर से कम है, यही एक मेन पॉइंट यहाँ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होने का मतलब हुआ कि इसका जो एबिलिटी है, टेंडेंसी है आयनिक कंपाउंड को अपने में डिजॉल्व करने का, वह टेंडेंसी या एबिलिटी कम होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली बतलाता है इस सॉल्वेंट के पावर को, इसके एबिलिटी को, जो किसी दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को क्या करता हो, ब्रेक करता हो। समझ रहे हो बात को? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर सॉल्वेंट का अपना एक इंटरनल पावर है समझो, जो क्या करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल के बीच के बॉन्ड को जो है वह ब्रेक करता है। वाटर के साथ आसानी से घुल जाता है, मिक्सेबल विथ वाटर, मिक्सेबल विथ वाटर, वाटर से आसानी से घुल जाता है और हाइड्रेट बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का हाइड्रेट बनेगा, H2O का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है इसके साथ। प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में बोल रहा है कि यह एक अनस्टेबल लिक्विड है, वाटर के जितना स्टेबल नहीं है और ये टूट जाता है आसानी से। हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 मोल यदि कैटलिस्ट हो यहाँ प्लैटिनम वगैरह तो यह टूट जाता है, 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। इंथैल्पी चेंज इसका माइनस में है, 196 किलो जूल पर मोल, या पर मोल नहीं इतना है। तो वाटर के तुलना में हाइड्रोजन परऑक्साइड कम स्टेबल होगा। वाटर इतना आसानी से डिकम्पोज नहीं करता था, हाइड्रोजन परऑक्साइड आसानी से डिकम्पोज करके वाटर और ऑक्सीजन गैस बनाता है, लेकिन हाँ डायरेक्टली नहीं, इसके लिए कोई सॉलिड मेटल का सरफेस चाहिए तब। रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है, एनर्जी जो है यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रिपरेशन बाय मर्क्स प्रोसेस एंड थिनार्ड प्रोसेस दोनों सिमिलर थे। दोनों में क्या किया जा रहा था, एक में सोडियम परऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाया जा रहा था और दूसरे में बेरियम परऑक्साइड को। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देख लिए कि यह हल्का ब्लू कलर का थिक लिक्विड है जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वाटर के तुलना में। उसके बाद बहुत स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी वाटर से कम है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है, कम है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एसिडिक नेचर। बोल रहा है कि जो प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड यह एक वीक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K, इसका वैल्यू काफ़ी कम है, -12 एट रूम टेम्परेचर। यह K बतलाता है किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को। इस K का वैल्यू जितना अधिक होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए K का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं काफ़ी कम है, 10 का पावर -12 मतलब हुआ काफ़ी कम वैल्यू। और इतना कम वैल्यू है इसका मतलब कि यह एक वीक एसिड है और इसका आयोनाइजेशन कुछ इस प्रकार से होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यह हाइड्रोनियम आयन बनाता है प्लस हाइड्रो परऑक्साइड आयन बनेगा। दिस इज हाइड्रो परऑक्साइड आयन। वही बात हुआ ना, एक हाइड्रोजन बस चला गया इसके पास, तो यहाँ एक काम किया एसिड का, वाटर काम कर रहा है बेस का, इसके H को ले रहा है। अब यह जो हाइड्रो परऑक्साइड है अगेन वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन देगा
और यहाँ से कम्प्लीटली पेरोक्साइड आयन बाहर हो जाएगा, O2 डबल माइनस पेरोक्साइड आयन, ऐसा इस प्रकार से। तो वीक एसिड है, आयोनाइज जल्दी नहीं करता है, और यह क्लियर हो रहा है K का वैल्यू से। वाटर में डिजॉल्व करोगे तो फर्स्टली हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन पार्शियल आयोनाइजेशन से। कंप्लीट आयोनाइजेशन यदि दिखाओगे, इसको यदि जोड़ना चाहोगे तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा H2O2 प्लस 2H2O, तो यहाँ बन जाएगा 2H3O प्लस, और यहाँ से निकल जाएगा O2 डबल माइनस, ऐसे। तो इस तरह से डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्वस मीडियम में। बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यदि एसिड है तो ऑब्वियसली बेस के साथ यह रिएक्शन करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है तो NaHO2 प्लस H2O सॉल्ट है, दिस इज सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड। नेक्स्ट एक प्रकार का और सॉल्ट बनता है इसमें, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि लोगे प्लस H2O2 तो यहाँ से फिर सोडियम पेरोक्साइड बन जाएगा और 2H2O। दिस इज सोडियम पेरोक्साइड जो कि न्यूट्रल नेचर का है, और यहाँ देखो H प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यह एसिडिक नेचर का होगा। अच्छा, तो H2O2 वीक एसिड ही सही, लेकिन बेस से रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस का रिएक्शन जब होता है तो हम लोग जानते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है। NaOH यहाँ बेस है, H2O2 एसिड है, तो एसिड बेस का रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर। लेकिन जब NaOH लिमिटेड रहे तो यहाँ फिर एसिडिक सॉल्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड, एक्सेस में लोगे तो फिर यहाँ न्यूट्रल सॉल्ट बनता है सोडियम पेरोक्साइड। तो इसको याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में पूछता है। तो बेस के साथ रिएक्शन होएगा यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो वह एसिड है तो सॉल्ट ही बनेगा। अब सॉल्ट में न्यूट्रल बनेगा या एसिडिक बनेगा, यह डिपेंड करता है बेस के अमाउंट पर, कि जो बेस लिए हो वह कितना लिए हो या किस प्रकार से लिए हो, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वह है इसका एसिडिक नेचर। इसका एसिडिक नेचर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एसिडिक नेचर तो हम लोग देख ही लिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में बोल रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। रिएक्शंस किस प्रकार से होते हैं, तो इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा 2H2O। यहाँ चूँकि पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ -2, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब रिडक्शन, और खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। मेन इक्वेशन को याद रखना है बस, कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O में। वही बेसिक मीडियम में यदि रिएक्शन हो रहा हो, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा हो तो यह बेस से कंबाइन करेगा, H2O2 प्लस OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बदल जाएगा 3OH माइनस में।
ऐसा इस प्रकार से रिएक्शन होएगा। यहाँ H2O में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, OH माइनस में। ठीक है, तो रिएक्शन को बस याद रखना कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्या है, तो एसिडिक मीडियम में या एसिड से कंबाइन करके H2O बनाएगा, बेसिक मीडियम में या बेस से कंबाइन करके OH माइनस बनाएगा। बस इतना केवल ध्यान में रखोगे। अब इस आधार पे कुछ रिएक्शंस हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का, जिसमें यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है काम करता हो। जैसे सबसे पहला, यह फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक सल्फेट में। फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन किस में होता है, फेरिक सल्फेट में होता है। तो इसके लिए रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटेगा तो यह देगा H2O प्लस O, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। और यह ऑक्सीजन अब इन्वॉल्व होगा देखो आसान है, इसमें रटने वाला कोई बात नहीं है, बस कंसेप्ट को समझोगे। फेरस सल्फेट लिया जाए FeSO4, इसको बदलना है फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 का होल 3। तो फर्स्टली तो तुमको मिलाना होगा यहाँ से आयरन। तो देखो आयरन यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो 2 लगा दोगे तो आयरन हो गया। लेकिन सल्फेट जो है यहाँ 3 है और यहाँ 2 ही हुआ, तो सल्फेट लाने के लिए क्या करोगे, चूँकि एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है तो एसिड लगाना होगा H2SO4। देखो इसमें सल्फेट है, तो ऐसा करने से अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ कि सल्फेट तो 3 हो गया ना, सल्फेट 3 हो गया, 2 सल्फेट यहाँ और एक यहाँ 3, इधर भी क्या हो गया 3। लेकिन हाइड्रोजन इधर अब 2 हाइड्रोजन है और राइट साइड में जो है कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जोड़ना होगा H2O। इधर H2O जोड़ दो और इधर जब H2O जोड़ दोगे तो 2 हाइड्रोजन मिल गया, फिर ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ से एक ऑक्सीजन लिख दो। ये याद रखना होगा कि फेरस सल्फेट बदलेगा फेरिक में, और इसके बाद इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो H2O2 टूटेगा H2O और एक O में, यही वो आएगा इसमें जुड़ेगा। तो यदि फेरस सल्फेट फेरिक में बदल रहा है तो मिला के देखना है, एक आयरन यहाँ लेकिन यहाँ 2, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाए। अब सल्फेट यहाँ 2 जबकि 3, तो सल्फेट को बैलेंस करने के लिए H2SO4। तो अब यहाँ हाइड्रोजन 2 बढ़ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए H2O, फिर एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो इधर ऑक्सीजन कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2FeSO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट में हो जाएगा Fe2SO4 का होल 3 प्लस 2H2O, ऐसा हो जाएगा। और यही प्रोडक्ट जो है इसमें बन जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन को तोड़ करके यदि लिखोगे और समझोगे तो आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। बस याद रखना होगा कि कौन सा सब्सटेंस किस में ऑक्सीडाइज होगा, तब डायरेक्ट आप रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। तो फेरस सल्फेट को या बदल दिया फेरिक सल्फेट में। अब आगे देखें, और किसको किसको ऑक्सीडाइज कर पाता है। नेक्स्ट है कि यह Ki को बदल देता है आयोडीन में, I2 में, और रिएक्शन फिर से वैसा ही लिखना है। H2O2 टूटेगा तो बनाएगा H2O और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन देगा। उसके बाद यह पोटासियम आयोडाइड बदलेगा I2 में। कैसे बदलोगे, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ तुम 2 लगा दोगे, ठीक है। अब आयोडीन तो 2 हो गया, लेकिन पोटासियम 2, जबकि इधर है ही नहीं, तो पोटासियम को बैलेंस करने के लिए तुमको K2SO4 लगाना होगा। चूँकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है और एसिडिक मीडियम में H2SO4 कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। अब यदि K2SO4 तुम लगा दिए
तो पोटासियम तो 2 बैलेंस हो गया, लेकिन एक सल्फेट आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर H2SO4 लगा दो, तो एक सल्फेट भी हो गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन बढ़ा, तो इसके लिए इधर H2O और इधर एक ऑक्सीजन तो हो जाएगा, वो कट जाएगा, इधर बचेगा 2Ki प्लस H2O2 प्लस H2SO4, तो इधर बचेगा I2 प्लस K2SO4 प्लस 2H2O। ऐसा इसमें से अब लिखोगे कैसे इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1, परऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का -1, यहाँ आयोडीन का 0 और यहाँ ऑक्सीजन का 0, तो आयोडीन का ऑक्सीजन का यहाँ 0 नहीं -2, तो आयोडीन का यहाँ -1 से 0 हो गया, मतलब बढ़ रहा है ना, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन इस ऑक्सीजन का -1 से -2 हो गया तो घट गया, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट और इसका रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे तो बस मेन इस इक्वेशन को याद रखना है और यहाँ कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए ये बात को याद रखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा Ki प्लस H2O2 और बहुत ज़्यादा करेगा तो H2SO4 लिख करके देगा ऐसे, और यहाँ कंप्लीट करो क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो फिर वहाँ हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से जो है बनाओगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ही कुछ रिएक्शंस और हैं 1-2, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगला, यह पोटासियम डाइक्रोमेट को भी ऑक्सीडाइज करता है, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट को बदल देता है किसमें, CrO5 में, क्रोमियम पेंटऑक्साइड में। कैसे, सेम रिएक्शन लिखते जाओ, H2O2 टूटा तो बनाया H2O प्लस O, ऐसा, उसके बाद K2Cr2O7 को बदलना है CrO5 में। सबसे पहले क्रोमियम बैलेंस करो, इधर 2 है इधर 1, तो 2 लगा दिए, हो गया बैलेंस। पोटासियम इधर 2 है इधर है ही नहीं, तो पोटासियम को बैलेंस करने के लिए K2SO4, फिर SO4 पड़ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर H2SO4, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर H2O। अब मिला करके देखो, ऑक्सीजन इधर है 5 दूना 10, इधर 7, अच्छा सॉरी 5 दूना 10 और 1 11 हो गया, इधर ऑक्सीजन है 7, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन लगेगा ऐसे। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 1 ही है, तो पूरा को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए। अरे ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, तो H2O2, तो जब H2O2 टूट के 1 ही ऑक्सीजन दे रहा है तो यहाँ 4 कैसे आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 4 मोल लेना होगा। 1 मोल H2O2 टूट करके 1 ऑक्सीजन दिया तो 4 लेने से 4 दे देगा ना। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस H2O2, सॉरी अब H2O2 4 मोल लेना होगा, प्लस H2SO4, इधर बचेगा 2CrO5 प्लस K2SO4, 4 H2O और एक यहाँ 5 H2O, ऐसे रिएक्शंस होंगे। तो बस एक थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सब्सटेंस किस में ऑक्सीडाइज होता है। यदि इतना ध्यान में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाना है। बस उसमें ध्यान रखोगे कि कैसे उसको बनाना है। कैसे बनाना है कहने का मतलब कि कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, इन बातों का ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। फिर एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसमें हम लोग। एक रिएक्शन और देखें, बोल रहा है कि यह सल्फाइड्स को सल्फेट्स में बदलता है। कैसे बदलेगा, तो फिर से शुरू करना है वहीं से। H2O2 टूटता है तो बनाता है H2O और देगा एक ऑक्सीजन। जैसे सल्फाइड में लेड सल्फाइड ले लो,
ई बदलेगा लेड सल्फेट में, तो कुछ नहीं, आसान है। PbS एक 4 ऑक्सीजन बढ़ा है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ 4 वो ले लो। अब यहाँ 4 यहाँ 1, तो बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टी हो गया। PbS + 4 H2O2, तो बन जाएगा PbSO4 + 4 H2O। यही रिएक्शन है, सिंपल सा। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेड का तो +2, यहाँ सल्फर का +6, लेड का भी +2 है, इसका -1, यहाँ -2, तो -1 से -2 मतलब इसका हुआ रिडक्शन, और सल्फर का हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट करके H2O एक ऑक्सीजन देगा, और वही ऑक्सीजन के मदद से फिर आगे ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे कई रिएक्शन से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन में बन जाएगा, बशर्ते ये याद रखना होगा कि कौन किस में बदलता है तब। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आप बेसिक मीडियम में किस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग के अलावा रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। तो कैसे, तो इन बातों का चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।